नमस्कार। आज हम बांग्लादेश में जो हाल ही में उथल-पुथल मची है, उस पर मेजर गौरव आर्य के एक खास विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात साफ कर दें, यहाँ जो भी बातें या दावे किए जाएंगे, वो सीधे तौर पर उस सोर्स से लिए गए हैं जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ। एक ऐसा रहस्य जिसे सोर्स वीडियो में सबसे पहले सामने रखा गया है। एक शख्स की मौत होती है और उसके बारे में जो सरकारी कहानियां हैं वो बार बार बदलती हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। ये पूरा विश्लेषण एक बेहद नाटकीय घटना से शुरू होता है। अमृत मोंडाल नाम के एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ के हाथों हत्या हो जाती है। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक अमृत मोंडाल की जो ऑफिशियल कहानी है, वो लगातार बदलती रही। मतलब पहले कहा गया कि वो एक आम हिंदू आदमी थे जिनकी भीड़ ने हत्या कर दी। फिर कहानी बदली और उन्हें एक क्रिमिनल, एक वसूली करने वाला बताया गया। और बात यहीं नहीं रुकी, आखिर में उन्हें एक टॉप का आतंकवादी ही घोषित कर दिया गया। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि वक्ता इन बदलते हुए बयानों को बस नई जानकारी की तरह नहीं देखते। उनका मानना है कि ये असल में हत्या को जायज ठहराने के लिए बाद में घड़ी गई एक सोची समझी कोशिश थी, एक तरह का कवर अप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह घटना कैसे सोर्स के सबसे बड़े तर्क की नींव रखती है। ये एक ऐसा तर्क है जो इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो देखिए, आमतौर पर मीडिया में या बाकी जगहों पर इन प्रदर्शनों को भारत विरोधी कहा जा रहा है, लेकिन वक्ता इस बात को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। उनका साफ कहना है कि ये भारत विरोधी नहीं, बल्कि असल में हिंदू विरोधी प्रदर्शन है। ये वक्ता के अपने शब्द हैं, जो उनके पूरे विश्लेषण का सार हैं। उनका सारा तर्क इसी एक लाइन पर टिका है। तो सवाल ये उठता है कि इस दावे के पीछे तर्क क्या है। देखिए, वक्ता के हिसाब से हमलावरों की मानसिकता कुछ ऐसी है कि वो भारत को एक हिंदू इकाई की तरह देखते हैं, और इसी सोच के चलते बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को वो भारत का ही एक हिस्सा मानते हैं। तो जब वो वहां के स्थानीय हिंदुओं पर हमला करते हैं, तो एक तरह से वो भारत पर ही हमला कर रहे होते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, जिसे स्मोक स्क्रीन या धुएं का पर्दा कहा जा रहा है। सोर्स का तर्क ये है कि ऊपर से तो कहा जाता है कि ये विरोध अवामी लीग के खिलाफ है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। असल में ये एक धार्मिक हिंसा है जिसका असली मकसद छुपाने के लिए राजनीति का पर्दा डाला जा रहा है। चलिए अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय पहचान को लेकर इस सोर्स में क्या विवादास्पद दावे किए गए हैं और संघर्ष में इसकी क्या भूमिका बताई गई है। ये सोर्स के सबसे ज्यादा विवादित दावों में से एक है, जिसे सीधे वक्ता के हवाले से बताया गया है। ये एक बहुत ही कड़ा बयान है जो उनके विश्लेषण की दिशा को साफ करता है। और यहाँ सोर्स का एक और जरूरी पॉइंट सामने आता है। वक्ता इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि भारत के बंगाली और बांग्लादेश के लोग ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है और इनकी आपस में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अब अपना ध्यान उस छात्र आंदोलन पर लाते हैं जो हाल के राजनीतिक बदलावों के केंद्र में रहा है। देखते हैं सोर्स इसका विश्लेषण और आलोचना कैसे करता है। वक्ता का मानना है कि जिन छात्र नेताओं ने इस पूरे विरोध की अगुवाई की, वो सड़कों पर तो बहुत ताकतवर दिखे, लेकिन जब बात असली राजनीति की आती है तो उनकी पकड़ बिल्कुल नहीं है। सोर्स के मुताबिक अब ये छात्र नेता राजनीति में बने रहने के लिए कुछ हताश भरे कदम उठा रहे हैं। पहले वो बीएनपी के साथ गठबंधन की कोशिश करते हैं और फिर बात जमाते इस्लामी तक पहुंच जाती है। ये जो लाइन है, ये वक्ता के नजरिए को एकदम साफ कर देती है। उनका मानना है कि सड़क पर भीड़ जुटाना एक बात है और चुनाव जीतकर सरकार चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बात पर फोकस करता है कि वक्ता के हिसाब से भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो भारत ने इस पर क्या किया? वक्ता का मानना है कि जो भी किया गया वो काफ़ी नहीं था। मतलब भारत का जो मौजूदा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स रहा है, उसे वो कमज़ोर और नाकाफ़ी बताते हुए उसकी आलोचना करते हैं। वक्ता का ये जो सीधा और दो टूक बयान है, वो डिप्लोमेसी से हटकर एक सख्त एक्शन की तरफ इशारा करता है। यही उनके सुझाए गए समाधान का निचोड़ है। तो ये हैं वो खास कदम जिनकी वक्ता वकालत कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलिट्री प्रेशर बनाना, एयरबेस एक्टिवेट करना, हिंदुओं पर हमलों की खुले तौर पर निंदा करना और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करना। मतलब एक नरम रुख की जगह एक बहुत ही आक्रामक अप्रोच का सुझाव दिया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर इस तरह का सख्त जियोपॉलिटिकल स्टैंड लिया जाता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।